एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है इंसेंटिव्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, प्रेरणाएं और अनुषंगी लाभ। इसका लेक्चर 1 प्रेरणा और अनुषंगी लाभ में लेक्चर 1 में मैं आप लोगों से प्रेरणाओं के बारे में डिस्कस करूंगी। प्रेरणाएं, इंसेंटिव्स। प्रेरणा का अर्थ और परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संस्था की सफलता के लिए भौतिक संसाधनों और मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी उपयोग करना होता है। भौतिक संसाधनों का कुशलतम और अनुकूलतम उपयोग आधुनिक तकनीकों की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन मानवीय संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना काफ़ी जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौतीपूर्ण कार्य की जो सफलता है वो मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, व्यक्तियों की योग्यता और कुशलता, और दूसरा, व्यक्तियों की कार्य करने की इच्छा। जब किसी संस्था में ये दोनों बातें विद्यमान होती है तो संस्था की सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। केवल व्यक्ति की योग्यता ही संस्था की सफलता सुनिश्चित नहीं कर सकती है, उनकी कार्य करने की इच्छा और भावना का भी होना आवश्यक माना जाता है। संस्था में जो प्रेरणा है वो कर्मचारियों को कार्य करने के प्रति आकर्षित करती है और उन्हें अधिकाधिक मात्रा में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके फलस्वरूप जो प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों को अट्रैक्ट करने के लिए अनेक प्रकार की प्रेरणात्मक योजनाएं तैयार की जाती है। अच्छा प्रबंधक वही माना जाता है जो कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रेरित कर सके, उन्हें संतुष्ट रख सके और न्यूनतम लागत पर अधिकतम मात्रा और अच्छी क्वालिटी की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके। अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति हेतु कर्मचारियों का स्वैच्छिक सहयोग आवश्यक है, लेकिन कर्मचारियों का ये जो स्वैच्छिक सहयोग है वो सिर्फ विभिन्न प्रकार की प्रेरणाओं के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः किसी भी संस्था में कर्मचारियों को कार्यशील बनाने के लिए और कार्य के प्रति निष्ठा जागृत करने के लिए, उनके मनोबल में वृद्धि करने के लिए, उनका जो इंडिविजुअल और सोशल सेटिस्फेक्शन के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रेरणाएं देने की यानी इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे हम लोग प्रेरणा की परिभाषा। प्रेरणा की जो परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। साधारण शब्दों में तो ये है कि जो प्रेरणा है, अधिकांश व्यक्तियों को जो प्रेरणा की आवश्यकता होती है, अतः जो प्रेरणा है उसको विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों का पर्याय माना जाता है, जो किसी भी संस्था में जो कार्य करने वाले विभिन्न व्यक्ति है उनको कार्यशील बनाती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रेरणाओं से आशय यह है जो प्रोत्साहित करती है या गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रवृत्ति रखती है। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रेरणा है वो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करने की एक युक्ति है, एक प्रक्रिया माना जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि जो प्रेरणा है वो मनोवैज्ञानिक उत्तेजना है जो व्यक्तियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करती है, और इसमें मौलिक और अमौलिक दोनों ही प्रकार की प्रेरणाएं शामिल होती है। नेक्स्ट है प्रेरणाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव्स। फर्स्ट है इसमें घनात्मक और ऋणात्मक प्रेरणाएं। घनात्मक प्रेरणाएं सामान्यतः पुनरावृत्ति व्यवहार को बढ़ावा देती है, यह अच्छी कार्य आदतों के निर्माण में सहायता पहुंचाती है। जो घनात्मक प्रेरणा है वो पुरस्कार विचारधारा पर आधारित होती है। जैसा कि फिलिप्पो ने कहा है कि घनात्मक अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लाभ या पुरस्कार की संभावना से दूसरों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि घनात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी कर्मचारी लाभ या पुरस्कार प्राप्त करने के लिए या उसको उसका लालच दिया जाएगा तो वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए प्रेरित हो सकता है। अब जो घनात्मक अभिप्रेरणा है वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कार्य के लिए अच्छे सुझाव देना, प्रशंसा करना, उनको गौरव प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की संस्था की जो सूचना है उसके बारे में सूचित करना, व्यक्तियों में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेना, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करना, गौरव प्रदान करना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना आदि हो सकते हैं। ऋणात्मक प्रेरणा। घनात्मक प्रेरणा के विपरीत ऋणात्मक अभिप्रेरणा होती है। जो ऋणात्मक प्रेरणा है इसका उद्देश्य यह है कि
लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करना होता है, लेकिन इस विधि में प्रेरित करने के लिए भय और दंड का सहारा लेने की आवश्यकता होती है। परंपरावादी जो विचारधारा के समर्थक इस विधि के अंतर्गत भय और दंड का सहारा लेते थे, और वो ये जो व्यक्ति उचित कार्य क्षमता से कार्य नहीं करते, उनको इस विधि से प्रेरित करने का प्रयास करते थे। तो इसके अंतर्गत जैसे वो सही ढंग प्रकार से कार्य नहीं करता तो उसका डिमोशन कर दिया जाता, उनके वेतन में कटौती कर दी जाती या उनकी जबरी छुट्टी कर दी जाती थी। लेकिन जो ऋणात्मक प्रेरणा है वो अधिक सफल सिद्ध नहीं होती। अनेक जो अध्ययन हुए हैं, अनेक अनुसंधान हुए हैं, उनके निष्कर्षों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि जो ऋणात्मक प्रेरणा है वो केवल शॉर्ट पीरियड के लिए सही हो सकती है, लेकिन लंबे पीरियड के लिए सही नहीं हो सकती है। और साथ ही जो ऋणात्मक प्रेरणा है वो बुरी कार्य जो आदतें हैं उनमें कमी करने के लिए सहायक हो सकती है, लेकिन जो अच्छी कार्य आदतों के विकास में उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। लेकिन फिर भी संगठन में कई जिद्दी और कई हठी प्रकृति के जो व्यक्ति हैं उनको कार्यशील बनाने के लिए इस प्रकार की प्रेरणाएं लाभप्रद मानी जाती है। अब जो ऋणात्मक प्रेरणाएं हैं वो कौन कौन सी हो सकती है, जैसे पहला है, इसमें हो सकता है उपेक्षा और क्रूर व्यवहार करना, डांटना और निंदा करना, दंडात्मक कार्रवाई करना, सेवा मुक्ति, उनकी आलोचना करना या उनको ढकेलना, भय दिखाना आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए ठीक उसी प्रकार से आवश्यक मानी जाती है जिस प्रकार से एक व्यक्ति को चलने के लिए दाएं और बाएं पैर की आवश्यकता होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी संस्था में काम करने वाला जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको फुली सेटिस्फाइड करना है तो उनको वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की प्रेरणाएं देने की आवश्यकता होती है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वित्तीय प्रेरणाएं। वित्तीय प्रेरणाओं की ये मूल मान्यता होती है कि अधिक उत्पादन प्राप्ति के लिए कर्मचारी को यदि अधिक मजदूरी और अधिक लाभांश दिया जाना चाहिए, और इस प्रकार की जो प्रेरणा व्यवस्था में कर्मचारियों को मुद्रा के रूप में प्रेरणाएं दी जाती है तो उनकी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। और प्रबंधक जो मुद्रा को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए बहुत ही इसको इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं, क्योंकि ये हमारी कई प्रकार की आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सकती है। यह विनिमय का आधार होने के साथ साथ में हमारी जो विभिन्न प्रकार की शारीरिक आवश्यकताएं उनको भी संतुष्ट करती है। आधुनिक समाज में तो मुद्रा को सामाजिक आदर और स्थिति का प्रतीक भी माना जाता है। यह प्रत्येक वस्तु का प्रतीक है, इसलिए मुद्रा कर्मचारी के प्रेरित करने के लिए सर्वाधिक इम्पोर्टेंट साधन माना जाता है। लेकिन एक विद्वान है गैलरमैन, उन्होंने ये कहा है कि मुद्रा एक स्थूल उपाय है, क्योंकि मुद्रा का अंतिम प्रभाव ज्ञात करना एक ऑमलेट में अंडे के अभाव को ज्ञात करने से भी अधिक कठिन होता है। लेकिन फिर भी किसी भी संस्था में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो वित्तीय रूप से प्रेरित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें वित्तीय प्रेरणाओं में कई चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे मजदूरी में वृद्धि हो जाएगी, उनका जो बोनस है, अधिक लाभांश वगैरह है। तो इन सब से जो कर्मचारी है उनकी विभिन्न प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, और ये कर्मचारियों के कार्य के प्रति घनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। यद्यपि जो वित्तीय प्रेरणाएं हैं वो कर्मचारियों को पूरी तरीके से फुली सेटिस्फाइड करने में तो असमर्थ रहती है, क्योंकि केवल कोई भी कर्मचारी सिर्फ पैसे के लिए यानी मुद्रा के लिए कार्य नहीं करता। लेकिन फिर भी यदि कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो पैसा है, जो सैलरी वेजेस है, वो अगर पूरी नहीं होगी या पर्याप्त होगी तो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अतः वित्तीय प्रेरणाएं कर्मचारियों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। वित्तीय प्रेरणाओं के विपरीत अवित्तीय जो प्रेरणा है वो किसी भी प्रकार के धन या मुद्रा से संबंध नहीं रखती है। ये प्रेरणा एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक प्रकार की होती है जो मनुष्य की आंतरिक भावनाओं को संतुष्टि प्रदान करती है। एक्चुअली में जो अवित्तीय प्रेरणाएं हैं उनका मूल आधार यह है कि कर्मचारियों को इस प्रकार की जो प्रेरणाएं हैं वो कर्मचारी को व्यक्तिगत और सामाजिक संतुष्टि प्रदान करती है तथा उसमें समूह भावना का विकास करती है। इस प्रकार की अगर प्रेरणाएं संस्था में दी जाती है तो इससे कर्मचारियों की जो अनुपस्थिति है और जो प्रत्यावर्तन की दर है उसमें कमी आती है,
जिसके कारण पर्यवेक्षक अपने नेतृत्व के उत्तरदायित्व का आसानी से क्या कर सकता है, निर्वाह कर सकता है। और कार्य की दशाएं स्वस्थ हो जाने से, स्वस्थ मनोवैज्ञानिक वातावरण का विकास हो जाने से संस्था में शांति का वातावरण बना रहता है। अब जो अवित्तीय प्रेरणा है वो कई प्रकार की हो सकती है। उसमें सबसे पहले है नौकरी की सुरक्षा। जब कोई कर्मचारी किसी संस्था में नौकरी करता है तो उसे उसमें सबसे पहले उसको जो नौकरी कर रहा है उसमें सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, यानी सिक्योर होना चाहता है। तो कर्मचारियों को नौकरी से सुरक्षा प्रदान करके भी प्रेरित किया जा सकता है। यहाँ पे नौकरी से सुरक्षा का तात्पर्य यह है कि उनको निरंतर रूप से कार्य उपलब्ध कराना। जैसा कि हेनरी मूरे ने 3 प्रकार की सुरक्षाओं का वर्णन किया है, जिसमें रोजगार सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और तीसरी है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। तो सेवायोजक कई प्रकार से कर्मचारियों को सेवा की सुरक्षा या नौकरी की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे निरंतर रूप से कार्य उपलब्ध करा के, विवेकीकरण के बाद भी कार्य पर लगाकर, और तीसरा हो सकता है कि मंदी काल में सेवा में रखने की गारंटी देकर। फिर जो नेक्स्ट है मान्यता। अब अधिकांश व्यक्ति अपने द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उसको रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं। तो पर्यवेक्षक के लिए प्रत्येक कर्मचारी को उसकी कार्य की प्रशंसा करना असंभव होता है, लेकिन फिर भी कभी नहीं तो अपेक्षा कभी कभी तो उनकी प्रशंसा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कर्मचारी को अभिप्रेरित करने का बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन माना जाता है। फिर नेक्स्ट है पदोन्नति के अवसर। प्रत्येक मानव है उसमें जन्मजात भावना होती है कि वह समय समय पर प्रोग्रेस करे और हर व्यक्ति विकास के अवसरों की आशा करता है। अतः संस्था में प्रत्येक कर्मचारी के लिए विकास के क्या होने चाहिए, पर्याप्त अवसर होने चाहिए। विकास के अवसरों का उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कर्मचारियों की जो योग्यता है, कुशलता है, उनका जो अनुभव है, उनके जो सीनियरिटी है, उसके आधार पर समय समय पर उनके प्रमोशन की प्रोविज़न होने चाहिए। यद्यपि कुछ व्यक्ति पदोन्नति पदों पर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा तो उनकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। तो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अधिक काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी अधिकांश व्यक्ति समय समय पर प्रमोशन प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही अधिक जिम्मेदारियां ग्रहण करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों का प्रत्यायोजन। अब कई विद्वानों का ये मानना है कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के द्वारा भी कर्मचारियों को प्रेरित किया जा सकता है। जैसा कि फिलिप्पो ने कहा है कि किसी कार्य को करने के लिए अधिकारों और उत्तरदायित्वों का प्रत्यायोजन प्राय महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा सिद्ध होता है। इससे कर्मचारी अपने कार्य के वातावरण पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। एक्चुअली इससे क्या होगा, उनमें विश्वास की भावना जागृत होगी, और जब विश्वास की भावना जागृत होगी तो उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी उसमें वृद्धि होगी और उनका क्या होता है, विकास होता है। नेक्स्ट है कार्य में गर्व की भावना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक कर्मचारी यह अनुभव करना चाहता है कि जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है या जिस वस्तु का वह उत्पादन कर रहा है वो बेस्ट है। यद्यपि वर्तमान मशीनीकरण के युग में इस भावना का विकास करना काफ़ी कठिन हो गया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की इस भावना का विकास करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में क्या चाहता है, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति करना चाहता है। अतः सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी उसको जो है अवित्तीय प्रेरणा के माध्यम से ही हो सकती है। फिर नेक्स्ट है भय का अभाव। अब जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है वहाँ पे अगर किसी भी प्रकार का भय रहता है तो वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। तो अतः जिस संस्था में वो कार्य कर रहा है वहाँ पे भय नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य, भयभीत होकर वो कुछ समय के लिए तो कार्य कर सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिगत और समूह प्रेरणाएं। जब किसी संस्था में प्रेरणाएं प्रदान की जाती है तो जो प्रबंधक है उनके समक्ष मुख्य समस्या रहती है कि कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा दी जाए या समूह प्रेरणा दी जाए,
क्योंकि इन दोनों प्रेरणाओं का प्रशासन कार्य की प्रकृति और जो वर्क परफॉर्मेंस है उस पर अधिक निर्भर करता है। जो व्यक्तिगत और समूह प्रेरणा है वो वित्तीय और अवित्तीय दोनों ही प्रकार की हो सकती है। व्यक्तिगत प्रेरणा जैसा कि नाम से क्लियर है, इसमें किसी व्यक्ति विशेष को प्रेरणा दी जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत प्रेरणा में किसी कर्मचारी को कार्य के प्रति अधिक उत्साह करने के लिए, अधिक प्रोत्साहित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणाएं दी जाती है। और इन प्रेरणाओं में जैसे नकद राशि, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, नौकरी की सुरक्षा, सम्मान, विकास के अवसर आदि हो सकते हैं। जो व्यक्तिगत प्रेरणा है उससे कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कर्मचारियों को इसके द्वारा अधिकाधिक मात्रा में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जो कर्मचारियों की कार्य क्षमता उसमें वृद्धि होती है। जब कार्य क्षमता में वृद्धि होती है तो उनका मनोबल में क्या होगी, वृद्धि होगी, और साथ ही उनका कार्य कुशलता का विकास भी होता है। और कर्मचारियों के जब ये सब काम होंगे तो अपने आप ही कर्मचारियों की जो व्यक्तिगत संतुष्टि है वो काफ़ी व्यक्तिगत संतुष्टि उनको प्राप्त हो जाती है। फिर है समूह प्रेरणा। जैसा कि नाम से क्लियर है, समूह प्रेरणाएं किसी समूह से संबंध रखती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी एक कर्मचारी को न दी जाकर सभी प्रकार के कर्मचारियों यानी समूह को प्रेरणा दी जाती है। समूह प्रेरणाओं में मुख्य रूप से लाभ सहभागिता, अधिलाभांश, विभागीय पारितोषण, सुझाव व्यवस्था और विभिन्न प्रकार की समितियों का निर्माण करना आदि हो सकता है। अब जो समूह प्रेरणा है उनके भी कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। इसके जब विभिन्न प्रकार जब कर्मचारियों को ग्रुप में इंसेंटिव्स दिया जाएगा तो उसमें आपस में जो मतभेद है, संघर्ष है, उनकी संभावना कम हो जाती है और उनमें समूह भावना का विकास होता है। जब उनमें आपस में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होगा तो उनको कम पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी, तो इससे पर्यवेक्षण व्यय में क्या होगी, कमी हो जाएगी। जब उनको अधिक देखने की आवश्यकता नहीं होगी, मन लगा के कार्य संपन्न करेंगे, तो कर्मचारियों की जो अनुपस्थिति है उसमें कमी आने लग जाएगी। जब कर्मचारियों की अनुपस्थिति में कमी होगी तो इससे कर्मचारी और जो संस्था है दोनों को ये जो स्थिति है दोनों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। और इन सब का प्रभाव ये होगा कि जो उत्पादित वस्तु की प्रति इकाई लागत में क्या होगी, कमी होगी। इससे संस्था को की लाभों में वृद्धि होगी, संस्था का विकास और विस्तार होगा और अल्टीमेटली जो फायदा है वो उस संस्था में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। और संस्था में भी औद्योगिक जो वातावरण है वो समृद्ध बना रहेगा, मधुर औद्योगिक वातावरण बना रहता है और साथ ही संस्था में औद्योगिक शांति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को प्रेरणाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की कि डिफरेंट इंसेंटिव्स कौन कौन से होते हैं।